मैंने सही काम किया और कंपनी ने मुझ पर 1,88,000 युआन का जुर्माना लगा दिया। उनकी तरफ एक पैसा भी नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने अंत में मुझे 30 मिलियन का भुगतान किया। ये सब मासिक समीक्षा बैठक में शुरू हुआ जब नए सहायक ने अचानक प्रोजेक्टर को मेरी परियोजना बजट शीट पर स्विच कर दिया। कमरे में मौजूद बॉस और हर एक सहकर्मी तुरंत मेरी ओर मुड़कर देखने लगे। सहायक मुस्कुराया, मेज पर अनुबंध की प्रतियों का एक ढेर पटक दिया और कहा, मैं व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए कंपनी के संसाधनों का गुप्त रूप से उपयोग करने के लिए वीपी हान की रिपोर्ट कर रहा हूं। यह एक गंभीर उल्लंघन है। तत्काल निलंबन और जांच की सिफारिश करता हूं। बॉस के चेहरे के भाव ऐसे काले पड्डी डीडीएच गए जैसे कोई तूफान आ रहा हो। मैं शांत रहता हूं और सत्ता के लिए हाथ पैर मार रहे इस हताश छोटे सहायक का अध्ययन करता हूं। जिन कंपनी संसाधनों की वह बात कर रहा है वह एक प्रमुख कार्यालय संपत्ति है जिसे मैंने सालों पहले 5 मिलियन में व्यक्तिगत रूप से खरीदा था और कंपनी को 3 पूरे साल के लिए अपने मुख्यालय के रूप में मुफ्त में उपयोग करने दिया था। लियो अगली स्लाइड पर क्लिक करता है। ये एक बैंक लेन देन रिपोर्ट दिखाता है। मैं एक त्वरित मानसिक गणना करता हूँ। लियो चिल्लाया, वीपी हान हर महीने व्यय रिपोर्ट के माध्यम से कंपनी को खाली कर रहे हैं। यात्रा प्रतिपूर्ति के पीछे हर महीने लाखों छिपे हुए हैं। कंपनी का नया प्रबंधन सुधार शीर्ष से शुरू होता है। हम इस कंपनी से चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमरे की हर आंख लीडिया की ओर मुड़ गई, जो मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस को फाउंडर है। जब हम शुरुआत कर रहे थे और उसके पास कोई बीज पूंजी नहीं थी, तो मैंने उसके हिस्से को कवर करने के लिए अपनी पारिवारिक संपत्ति गिरवी रखती थी। बाद में जब कंपनी को विस्तार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई, तो मैं हिचकिचाया नहीं। मैंने इमारत के स्वामित्व विलेख टाइटल डीड को संपार्श्विक के रूप में रख दिया। हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से बंधक भुगतान कर और नवीनीकरण लागतों को कवर किया। मैं खुद आरण के लिए आवेदन करने बैंक गया था। क्या इस कंपनी में कोई ऐसा है जो यह नहीं जानता? लेकिन अभी लीडिया का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा है। वह मेरे बचाव में कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में अधीरता और झिझक मुझे सब कुछ बता देती है। वह नप्पे नुकसान का आकलन कर रही है। उसने कहा, मार्कस, लियो ने जो रिपोर्ट किया है क्या वह कानूनी भी है? मेरा दिल बैठ गया। कानूनी हो या ना हो, यह 2 साल पीछे जाता है जब उसने पहली बार जमीन उधार ली थी। उसने कंपनी के मुनाफे में आने के बाद मुझे मुआवजा देने का वादा किया था। क्या लीडिया ने मेरे सामने यही कसम नहीं खाई थी? स्पष्ट है कि जब पैसा दांव पर हो तो वफादारी का कोई मोल नहीं होता। मैं पीछे हटता हूं। मेरी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत है। मेरी उंगलियां मेज को धीरे धीरे थपथपाती हैं, जैसे कोई अंतिम फैसला सुना रहा हो। दस्तावेज सब यहाँ हैं। अनुबंध स्पष्ट हैं, मार्कस। उसने कहा, भले ही आप एक शेयरधारक और पुराने दोस्त हों, नियम तो नियम हैं। कंपनी की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति से अलग रखा जाना चाहिए। टाइटल डीड और चाबियां एडमिन टीम को सौंप दें। सभी फंड और रिटर्न का प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाएगा। किसी भी बकाया लाभांश में से कटौती की जाएगी। बहुत बढ़िया मिस लीडिया। मैं उसकी ओर देखता हूं और मेरे अंदर कुछ सख्त हो जाता है। हमें कंपनी व्यापी घोषणा भी भेजनी होगी। इसका एक उदाहरण बनाना होगा। मैं एक ऐसे चेहरे को अजनबी में बदलते हुए देखता हूं जिसे मैं कभी जानता था। मैं लड़ता नहीं हूं, अपनी टाइटल डीड नहीं लहराता और टूटता नहीं हूं, क्योंकि मैं लियो की आंखों में भूख और लीडिया की ठंडी गणना देख सकता हूं। मैं अपने ब्रीफ केस में हाथ डालता हूं और एक दस्तावेज निकालता हूं। इसे चुपचाप कॉन्फ्रेंस टेबल के केंद्र में सरका देता हूं। चूंकि मिस लीडिया ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, मैं सहयोग करूंगा। लेकिन चलिए इसे लिखित में लेते हैं। लियो उपहास करता है। ऐसा लगता है जैसे किसी का जमीर अपराधी है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूं, सीधे लीडिया की ओर देखता हूं। संपत्ति हस्तांतरण और दायित्व छूट समझौता। आज से यह इमारत हुई कंपनी की है। भविष्य की कोई भी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। लीडिया 2 सेकंड के लिए हिचकिचाती है। लियो की उकसाने वाली नजरों के बीच वह हस्ताक्षर कर देती है। मैं समझौते को सफाई से तय करता हूं। मैं मेज पर चाबियां फेंकता हूं और जाने के लिए खड़ा हो जाता हूं। मेरे पीछे लियो की जीत की हंसी गूंजती है। सहकर्मी चारों ओर फुसफुसाते हैं। जैसे ही मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर कदम रखता हूं, मैं एक नंबर डायल करता हूं। सारा, निकासी योजना शुरू करो। उसकी स्पष्ट
पेशेवर आवाज बिना एक पल गंवाए वापस आती है। समझ गई सर। 3 दिन बाद कंपनी की एडमिन टीम कंपनी व्यापी नोटिस भेजती है। ये मेरे औपचारिक अनुशासनात्मक दंड और 1,88,000 युआन के जुर्माने की घोषणा करता है। मेरा कार्यालय खाली कर दिया गया है। लियो शान से अंदर आता है और खुद को घर जैसा महसूस कराता है। इस बीच मैं घर पर अपने अध्ययन कक्ष में बैठा अपनी स्क्रीन पर संपत्ति शर्त समझौते की स्कैन की गई कॉपी को देख रहा हूं। मेरे होठों पर एक धीमी मुस्कान आती है। खेल तो अभी शुरू हुआ है। कार्यालय में आने के बाद लियो सबसे पहले दीवारों पर लगी कला की हर कृति को फाड़ देता है और उन्हें अपने प्रेरणादायक पोस्टरों से बदल देता है। वह मेरी कुर्सी पर बैठता है, पैर ऊपर रखता है, कॉल करता है और आत्मसंतुष्टि से लबरेज रहता है। हाँ, मार्कस का पद अब मेरा है। हर चीज के लिए मेरे पास आओ। लीडिया लियो को मुख्य व्यावसायिक बैठकों में खींचना शुरू कर देती है और उसे हर वह बड़ा प्रोजेक्ट सौंप देती है जिसे मैं चलाया करता था। पूरी कंपनी में खबर फैल जाती है। लियो अब मिस लीडिया का दाहिना हाथ है। मार्कस खत्म हो गया है। मैं घर पर फर्श से छत तक की खिड़की के पास बैठा सारा द्वारा भेजी गई वास्तविक समय की निगरानी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। सारा मेरे पारिवारिक उद्यम की विशेष सहायक है, वह व्यक्ति जिस पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूं। फोन से उसकी आवाज आती है। सर, लियो ने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहक संपर्कों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। लीडिया कुछ पीती है। क्या कोर सर्वर एक्सेस लॉक कर दिया गया है? हो गया। सभी महत्वपूर्ण डेटा अनुमतियां अब आपके व्यक्तिगत खाते से जुड़ी हुई हैं। मैंने ट्रिपल लेयर एन्क्रिप्शन सेट किया है। यदि कोई जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से खुद को लॉक कर लेता है। अच्छा, अब मिस्टर जियो और डायरेक्टर वांग से संपर्क करो। उनसे कहो कि जाल बिछाने का समय आ गया है। मैं फोन काटता हूं और अपना लैपटॉप खोलता हूं। मैं कंपनी के आंतरिक सिस्टम में लॉग इन करता हूं। स्क्रीन लियो को वित्तीय डेटाबेस तक पहुंचने का प्रयास करते हुए दिखाती है। एक बार, दो बार, 3 बार, सब विफल। मैं बिल्कुल कल्पना कर सकता हूं कि वह अभी कितना घबराया हुआ दिख रहा होगा। मैंने यह सिस्टम खुद बनाया था। मेरी अनुमति के बिना कोई भी कंपनी की जीवन रेखा को नहीं छू सकता। इस बीच कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में लियो अपनी स्क्रीन पर आपा खो रहा है। क्या हो रहा है? मैं कुछ भी क्यों नहीं खोल पा रहा हूं? टेक टीम का प्रमुख अपना पसीना पोंछता है। मिस्टर लियो, इन फाइलों में विशेष अनुमति सेटिंग्स हैं। उन्हें वीपी हान के प्राधिकरण की आवश्यकता है। मार्कस निलंबित है। कैसा प्राधिकरण? बस इसे तोड़ दो। यह प्रणाली व्यक्तिगत रूप से वीपी हान की टीम द्वारा डिजाइन की गई थी। इसके साथ जबरदस्ती करने से डेटा हानि हो सकती है। लीडिया त्योरियां चढ़ाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आती है। क्या हो रहा है मिस लीडिया? मार्कस ने कंपनी के सभी मुख्य डेटा को लॉक कर दिया है। हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। लीडिया का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मार्कस से तुरंत संपर्क करो। उसे एक्सेस सौंपने के लिए कहो। मुझे लीडिया का कॉल तब आता है जब मैं जिम में ट्रेडमिल पर हूं। मैं स्क्रीन पर नजर डालता हूं और उसे स्पीकर पर डाल देता हूं। मिस लीडिया, कुछ चाहिए? मार्कस, सिस्टम एक्सेस सौंप दो। हमें काम के लिए इसकी जरूरत है। मैं अपने चेहरे से पसीना पोंछता हूं। मिस लीडिया, क्या आप भूल गई हैं? मुझे निलंबित कर दिया गया है। कंपनी की नीति कहती है कि निलंबित कर्मचारी कंपनी के किसी भी मामले में शामिल नहीं हो सकते। वह अलग बात है। सिस्टम एक्सेस संचालन को प्रभावित करता है। तो आपने यह क्यों नहीं कहा कि जब आपने मुझे दंडित किया था तब वह अलग बात थी? और इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण और दायित्व छूट समझौता जिस पर हम दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, स्पष्ट रूप से कहता है उस दिन के बाद से कंपनी के मामले अब मेरी चिंता नहीं है। लाइन कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाती है। फिर डायल टोन। मैं अपना फोन नीचे रखता हूं और दौड़ना जारी रखता हूं। 30 मिनट बाद सारा मुझे मैसेज करती है। बाकी की कहानी सारा के मैसेज से आगे बढ़ाती है। सारा का संदेश मिला। सर, कंपनी ने अभी अभी 20 मिलियन का एक सौदा खो दिया है क्योंकि वे ग्राहक को समय पर प्रोजेक्ट डेटा नहीं दे पाए। लीडिया ने अपने कार्यालय में 3 कप तोड़ दिए। मैंने वापस टेक्स्ट किया, अच्छा है, तूफान को और बढ़ने दो। 5वें दिन की सुबह कंपनी पूरी तरह चरमरा गई। बिना किसी चेतावनी के पूरी ऑफिस प्रणाली ठप हो गई। हर स्क्रीन काली पड़ गई। क्लाइंट डेटा, वित्तीय रिपोर्ट, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, सब कुछ पहुंच से बाहर हो गया। टेक टीम सर्वर रूम में उमड़ पड़ी लेकिन वे कुछ नहीं कर सके।
लियो सर्वर रूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा राख जैसा पीला था। यह क्या हो रहा है? कल तक सब ठीक था। मिस्टर लियो, सिस्टम ने कोर अनुमतियों, कोर परमिशंस तक जबरन पहुंच का प्रयास पकड़ा है। इसने स्वचालित लॉकडाउन को सक्रिय कर दिया। अब पूरा डेटा बेस लॉक है। लियो ने टेक मैनेजर को कॉलर से पकड़ लिया। जब मैंने तुमसे इसे क्रैक करने के लिए कहा था, तो तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी कि ऐसा होगा? मैंने आपको चेतावनी दी थी। आपने ही मुझे जारी रखने के लिए कहा था। लीडिया तेज आवाज में सर्वर रूम में दाखिल हुई। क्या इसे बहाल किया जा सकता है? केवल वीपी हान का बायोमेट्रिक अनलॉक ही इसे खोल सकता है। हमारे पास वह एक्सेस नहीं है। लीडिया ने एक लंबी सांस ली। मैं घर पर अपने सन रूम में चाय पी रहा हूं जब लीडिया का फोन आता है। मैं उठाने से पहले उसे पूरे 10 सेकंड तक बजने देता हूं। मिस लीडिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मार्कस, कंपनी का सिस्टम ठप है। यहां वापस आओ और इसे ठीक करो। मिस लीडिया, मैं वर्तमान में निलंबित हूं। कंपनी की नीति कहती है कि मैं कंपनी के किसी भी मामले में शामिल नहीं हो सकता। आपके शब्द थे, याद रखें, नियम नियम होते हैं। मेरे साथ खेल मत खेलो मार्कस। तुमने ये सिस्टम बनाया है। इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं हंसता हूं। इसे बनाए रखना? मिस लीडिया, संपत्ति हस्तांतरण और दायित्व छूट समझौता बहुत स्पष्ट है। उस दिन के बाद से कंपनी के सभी मामले अब मेरी चिंता नहीं है। आप नहीं चाहेंगी कि मैं कंपनी की नीति तोड़ूं, है ना? मैं अभी एक अनुशासित कर्मचारी हूं। अगर मैं वापस जाता हूं और मुझ पर अनधिकृत आचरण का आरोप लगाया जाता है, तो वह 1,88,000 का जुर्माना बेकार जाएगा। लीडिया की आवाज और तेज हो गई। मार्कस, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या लियो, अब मेरी पुरानी जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहा है? मुझे यकीन है कि वह कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगा। मैंने फोन काट दिया और लीडिया का नंबर ब्लॉक कर दिया। कंपनी में वापस लीडिया गुस्से से कांप रही है। लियो उसके इर्द गिर्द दबे पांव चल रहा है। वह उसे घूर कर देखती है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि डेटा रिकवरी में कितना खर्च आता है? और अगर हमारे मुख्य व्यापारिक रहस्य उजागर हो गए, तो नुकसान कहीं ज्यादा बुरा होगा। तभी सचिव घबराते हुए अंदर आता है। मिस लीडिया, बुरी खबर है। हुआताई ग्रुप का कहना है कि अगर हम आज दोपहर 3 बजे तक प्रोजेक्ट प्रस्ताव जमा नहीं करते हैं, तो वे साझेदारी खत्म कर देंगे। जुर्माना 5 मिलियन है। लीडिया का चेहरा सफेद पड़ गया। हुआताई ग्रुप इस साल कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है। यह प्रोजेक्ट पूरे साल का प्रदर्शन है। वह अपने दांत पीसती है। मार्कस के घर जाओ, उससे व्यक्तिगत रूप से बात करो। आधे घंटे बाद लीडिया लियो और 2 टेक स्टाफ के साथ पहुंचती है। मैं उन्हें सुरक्षा कैमरे के माध्यम से देखता हूं और इंटरकॉम दबाता हूं। मिस लीडिया, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मार्कस, दरवाजा खोलो, हमें बात करने की जरूरत है। क्षमा करें, मैं वर्तमान में निलंबित हूं। मेरे लिए कंपनी के अधिकारियों से मिलना उचित नहीं होगा। कृपया वापस चले जाएं, मिस लीडिया। लीडिया सांस लेती है। मार्कस, अपनी कीमत बताओ। इसके लिए कितना लगेगा? मिस लीडिया, आप क्या सुझाव दे रही हैं? मैं एक अनुशासित कर्मचारी हूं। मैं कंपनी के मामलों पर पैसे कैसे ले सकता हूं? क्या इससे मेरे खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं हो जाएगी? मेरी हिम्मत नहीं होगी। लीडिया गुस्से से अवाक रह गई। ठीक उसी पल, मिस लीडिया, समय सीमा समाप्त हो गई है। चूंकि आपकी कंपनी अनुबंध पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए हम समझौते के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कृपया 3 दिनों के भीतर निर्दिष्ट खाते में जुर्माना राशि स्थानांतरित करें। कॉल खत्म हो जाती है। लीडिया सुन्न रह गई। 5 मिलियन का जुर्माना और सिस्टम क्रैश से होने वाला नुकसान। कंपनी का कैश फ्लो एक पल में सिमट गया और यह तो बस शुरुआत है। मैं फर्श से छत तक वाली खिड़की के पास खड़ा हूं और लीडिया और उसके समूह को नीचे से खिसकते हुए देखता हूं। एक संदेश भेजता हूं। मिस्टर जू को बताओ कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। हुआताई का जुर्माना कंपनी पर हथौड़े की तरह पड़ता है। सीएफओ उसी रात लीडिया को खोजने के लिए दौड़ता है। मिस लीडिया, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश खत्म हो रहा है। हमें अभी भी आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करना है। कर्मचारियों को उनके वेतन की आवश्यकता है और किराया बकाया है। पहले जुर्माना भरो, बाकी सब पीछे धकेल दो। लेकिन आपूर्तिकर्ता पहले ही 3 बार फोन कर चुके हैं। अगर हम भुगतान नहीं करते हैं, तो वे हमारी सप्लाई काट सकते हैं। मैं समझती हूं, बस इतना ही। वह सीएफओ को विदा करती है और उस तिजोरी को देखती है जो मेरे कार्यालय से लाई गई थी। वह हमेशा मेरे कार्यालय के कोने में रखी रहती थी।
जब उसने संपत्ति संभाली तो उसने कभी नहीं सोचा था कि अंदर क्या है। वह लियो को बुलाती है। क्या यह तिजोरी खोली जा सकती है? लियो धीरे धीरे इसके चक्कर लगाता है। इसमें कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। 2 घंटे बाद एक ताला बनाने वाला इसे खोल देता है। लीडिया अंदर की फाइलों को खंगालती है, लेकिन उसे ज्यादातर पुराने प्रोजेक्ट रिकॉर्ड ही मिलते हैं। जैसे ही निराशा होने लगती है, लियो बिल्कुल नीचे से एक मनीला लिफाफा निकालता है। मिस लीडिया, यह महत्वपूर्ण लग रहा है। वह इसे लेती है और अंदर के दस्तावेज निकालती है। पहले पन्ने पर लिखा है ऑफिस बिल्डिंग प्रॉपर्टी बेट एग्रीमेंट। वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटती है। उसका चेहरा हर सेकंड पीला पड़ता जाता है। मुख्य शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं। कार्यालय भवन के पंजीकृत मालिक मार्कस हान हैं, जबकि संपत्ति का उपयोग कंपनी द्वारा संपार्श्विक के रूप में किया जाता है। नियंत्रण पक्ष अपरिवर्तित रहना चाहिए। यदि नियंत्रण पक्ष बदलता है, भवन का उद्देश्य बदल दिया जाता है या कोई स्वामित्व विवाद उत्पन्न होता है, तो मार्कस हान को तत्काल स्वामित्व वापस लेने का अधिकार है और कंपनी को 15 दिनों के भीतर 30 मिलियन युआन का जुर्माना भरना होगा। यह समझौता 3 साल पहले हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक उसी समय जब कंपनी की स्थापना हुई थी। जैसे ही वह आखिरी पन्ने पर पहुंचती है, लीडिया की उंगलियां कांपने लगती हैं। वहां दोनों के हस्ताक्षर, लीडिया का और मार्कस का हस्तलिखित, साथ ही कंपनी की आधिकारिक मुहर है। लियो देखने के लिए झुकता है। उसका चेहरा भी बदल जाता है। मिस लीडिया, यहां नियंत्रण पक्ष, कंट्रोलिंग पार्टी का क्या मतलब है? लीडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। 3 दिन पहले उसने संपत्ति हस्तांतरण और दायित्व छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे कार्यालय भवन का नियंत्रण मार्कस के हाथ से कंपनी को मिल गया। इस समझौते के तहत नियंत्रण पक्ष पहले ही बदल चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि हम उसके 30 मिलियन के ऋणी हैं? लीडिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। लियो हकलाता है। क्या मार्कस ने यह जानबूझकर किया होगा? वह इस समझौते के बारे में शुरू से जानता था, इसीलिए उसने बिना लड़े चाबियां सौंप दी। लीडिया समझौता झपट लेती है। वह बार बार इसे पढ़ती है। कोई खामी ढूंढने की कोशिश करती है। कोई खामी नहीं है। हर शब्द पुख्ता है। हर धारा उसे तलवार की तरह काट रही है। जब उसे मार्कस की इमारत तक पहुंच की आवश्यकता थी, उसने कभी शर्तों को ध्यान से नहीं पढ़ा था। मार्कस ने जो कहा, उसने हस्ताक्षर कर दिए। कौन जान सकता था कि कागज का एक फूला हुआ टुकड़ा एक टिक टिक करते टाइम बम में बदल जाएगा। लियो सावधानी से कहता है, मिस लीडिया, शायद हम बस यह दिखावा करें कि हमने इसे कभी देखा ही नहीं। मार्कस ने अभी तक इसे उठाया नहीं है। लीडिया एक ठंडी हंसी हंसती है। तुम्हें लगता है कि वह नहीं उठाएगा? वह हमारे उस अनुबंध को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि तभी दस्तक हुई। सचिव झांकती है। मिस लीडिया, अदालत से एक डिलीवरी आई है। लीडिया का पेट बैठ गया। वह इसे लेती है और फाड़ कर खोलती है। अंदर मार्कस की कानूनी टीम द्वारा हस्ताक्षरित मांग का औपचारिक नोटिस है। पत्र छोटा और सीधा है। चूंकि आपकी कंपनी ने कार्यालय भवन संपत्ति शर्त समझौते के अनुच्छेद 3 खंड 2 का उल्लंघन किया है, हम एतद द्वारा इस नोटिस को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर 30 मिलियन युआन के भुगतान की औपचारिक मांग करते हैं। पालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप कानूनी कार्रवाई होगी और अदालत द्वारा संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया जाएगा। लीडिया के हाथों से कागज फिसल गया। वह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। लियो का चेहरा राख जैसा हो गया। मिस लीडिया, कंपनी के पास 30 मिलियन नहीं है। लीडिया बुदबुदाती है। उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। जिस क्षण मैंने उस हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए, वह इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह आखिरकार बैठक में उसकी शांति को समझ गई। चाबियां सौंपते समय उसकी सहजता, उसकी मदद करने से इनकार करना, यह सब इस समझौते के कारण था। उसे बाहर नहीं निकाला गया था। उसने लंबी पारी खेली और वह एक मूर्ख की तरह उसके द्वारा बिछाए गए हर जाल में कदम दर कदम चलती गई। जैसे ही सूरज ढलता है, लीडिया नोटिस को घूरती है। उसकी उंगलियां कागज के किनारे पर सफेद पटी डी गई है। 30 मिलियन, 15 दिन, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस जुर्माने की छाया हटने से पहले ही कंपनी को एक और झटका लगता है। अगली सुबह जल्दी ही प्रोडक्शन मैनेजर घबराया हुआ अंदर आता है।
वह लीडिया के ऑफिस में घुस जाता है। मिस लीडिया, मिस्टर जियो ने अभी घोषणा की है कि वह तुरंत आपूर्ति काट रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हम सभी बकाया भुगतान चुका दें, वरना वह हमें एक बोल्ट तक नहीं भेजेंगे। लीडिया ने अपना सिर ऊपर किया। क्या, मिस्टर जियो? और हमने साथ में बहुत अच्छा काम किया है, अचानक ये बदलाव क्यों? मैनेजर अपना सिर हिलाता है। मुझे कुछ पता नहीं है, कल रात तक सब ठीक था। लीडिया तुरंत मिस्टर जियो को फोन करती है। उनके उठाने से पहले वह काफी देर तक बजता रहता है। उनकी आवाज बर्फीली ठंडी है। मिस लीडिया, मुझे खेद है, हम हाल ही में अपने व्यवसाय का पुनर्गठन कर रहे हैं। हम आपूर्ति जारी रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मिस्टर जियो, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है, अगर कोई समस्या है तो हम बात कर सकते हैं। क्या यह भुगतान के बारे में है? मैं अपनी वित्त टीम से इसे अभी स्थानांतरित करवा दूंगी। मिस लीडिया, यह पैसे के बारे में नहीं है, मैं आपके साथ सीधा रहूंगा। मैं शुरू में यंग मास्टर हान के सम्मान में आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था। अब जब वह आपकी कंपनी से चले गए हैं तो मुझे जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता। कंपनी अभी भी वही कंपनी है, लेकिन मिस लीडिया, चलिए घुमा फिराकर बात नहीं करते। मैं यंग मास्टर हान को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह सच में वापस जाना चाहते तो वह पहले ही जा चुके होते। उनका चले जाना मुझे बताता है कि वहाँ कुछ गलत है। मैं तालमेल, केमिस्ट्री के आधार पर व्यापार करता हूँ। मेरा तालमेल यंग मास्टर हान के साथ है, आपके साथ नहीं है। बस इतना ही। वह फोन काट देते हैं। लीडिया अपना फोन कसकर पकड़ लेती है। उसके हाथ के पीछे की नसें उभर आती हैं। लियो उसके पास बुदबुदाता है। मिस लीडिया, क्या होगा अगर आप मिस्टर जो से बात करें? मैं उनसे पहले भी कुछ बार मिल चुका हूं। लीडिया उसकी ओर देखती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। जाओ और कोशिश करो। लियो जाता है। वह लॉबी में 2 घंटे तक इंतजार करता है। आखिरकार उसे मिस्टर जियो के सचिव से मिलने का समय मिलता है। वह अपना कार्ड थमाता है। कृपया उन्हें बताएं कि मैं कंपनी से लियो हूं। मैं साझेदारी पर चर्चा करना चाहता हूं। सचिव कार्ड पर नजर डालती है और विनम्रता से मुस्कुराती है। मुझे खेद है, मिस्टर जियो आज बहुत व्यस्त हैं। उनके पास आगंतुकों के लिए समय नहीं है। तो मैं कल या परसों का अपॉइंटमेंट ले लूंगा, जो भी मेरे लिए काम करे। सचिव अपना सिर हिलाती है। मिस्टर जियो का शेड्यूल हाल ही में पूरी तरह भरा हुआ है। वास्तव में कोई उपलब्धता नहीं है। कृपया वापस चले जाएं। सिर्फ 10 मिनट। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। वह अपमान से जलते चेहरे के साथ बाहर खड़ा रहता है। ऑफिस वापस आकर लियो लीडिया को अपनी शर्मनाक रिपोर्ट देता है। मिस लीडिया, मिस्टर जियो ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके सचिव ने कहा कि उनके पास समय नहीं है। लीडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, एक धीमी सांस लेती है। वह जानती है कि यह समय के बारे में नहीं है। लियो के पास मिस्टर जियो के साथ बैठक करने का कद ही नहीं है। उस स्तर का आपूर्तिकर्ता कंपनी की परवाह नहीं करता। वे संबंधों और प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। जब मार्कस यहां था, मिस्टर जियो मार्कस के सम्मान में आए थे। अब जब मार्कस चला गया है, तो लीडिया के पास देने के लिए क्या है? वह चिढ़कर हाथ हिलाती है। मैं समझ गई। कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोजो। प्रोडक्शन मैनेजर का चेहरा बिगड़ जाता है। अन्य आपूर्तिकर्ता या तो दोगुनी कीमत मांग रहे हैं या गुणवत्ता में पीछे रह जाते हैं, और आखिरी मिनट में आपूर्तिकर्ताओं को बदलने का मतलब है कि कम से कम 1 महीने की डिलीवरी में देरी। लीडिया मेज पटक देती है। तो तुम क्या सुझाव देते हो कि मैं जाकर मिस्टर जो से भीख मांगूं? सन्नाटा छा गया। लियो सावधानी से बोला, क्या होगा अगर हम मार्कस से हस्तक्षेप करने के लिए कहें? लीडिया उसे घूरती है। लियो तुरंत चुप हो जाता है। मार्कस से मदद मांगे, क्या वह वास्तव में ऐसा कर पाएगी? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मार्कस मदद करेगा? मार्कस के बारे में सोचते ही लीडिया का सीना फटने लगता है। वह अपने दांत पीसती है। नए सप्लायर्स खोजो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, पहले ऑर्डर्स पूरे करो। उसे यह नहीं पता कि जिस वक्त वह यह कॉल कर रही है, 2 अन्य पुराने सप्लायर्स को भी वही मैसेज मिल चुका है, और यह सब पर्दे के पीछे से मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं अपने स्टडी रूम में बैठकर सारा के अपडेट सुनता हूं और चाय की चुस्की लेता हूं। मिस्टर जियाओ की तरफ का मामला अच्छी तरह से संभाल लिया गया है।
अब डायरेक्टर वांग को सूचित करो। अब उनकी बारी है। समझ गया सर। साथ ही लिडिया ने अभी 3 नए सप्लायर्स से संपर्क किया है। उन सभी ने आसमान छूती कीमतें बताई हैं। मैं मुस्कुराता हूं। उसे भुगतान करने दो। वह जितना अधिक खर्च करेगी उसके लिए स्थिति उतनी ही खराब होगी। जब लीडिया सप्लायर संकट में दबी हुई है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि बैंक में एक बहुत बड़ा खतरा चुपचाप दस्तक दे रहा है। 3 नए सप्लायर्स को आजमाने के बाद जो मूल लागत से 2 गुनी कीमत मांग रहे थे, कंपनी का कैश फ्लो टूटने की कगार पर है। सीएफओ लिडिया के पास आंकड़े लेकर आता है। मिस लिडिया, हमारे वर्तमान खर्च की दर से कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की नकदी बची है। उस पर मार्कस का 30 मिलियन का हर्जाना और जोड़ दें। हम इसका भुगतान बिल्कुल नहीं कर सकते। लिडिया उन खतरनाक आंकड़ों को देखती है। उसकी कनपटी फटने लगती है। लियो बोल पड़ता है। मिस लिडिया, क्यों ना हम बैंक लोन ले लें? कंपनी के पास संपत्ति के रूप में ऑफिस की बिल्डिंग है। हम इसे गिरवी रख सकते हैं। लिडिया की आंखें चमक उठती हैं। सही कहा। वह बिल्डिंग? उस बिल्डिंग की कीमत कम से कम 80 मिलियन है। हमें इसके बदले 30 से 50 मिलियन का कर्ज मिल जाना चाहिए। इससे नकदी की कमी भी पूरी हो जाएगी और हर्जाना भी भर दिया जाएगा। एक तीर से 2 निशाने। वह लियो को तुरंत कागजात तैयार करने के लिए कहती है। बिल्डिंग के मालिकाना हक के दस्तावेज और कंपनी के वित्तीय विवरण वह खुद बैंक जाएगी। लियो बड़े उत्साह से वहां से निकलता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह सीधे मेरे बिछाए हुए एक और जाल में जा रहा है। 2 दिन बाद लीडिया दस्तावेजों के पूरे ढेर के साथ सिटी कमर्शियल बैंक में दाखिल होती है। वह विशेष रूप से डायरेक्टर वांग से मिलने के लिए कहती है, जो बड़े लोन की मंजूरी देने का अधिकार रखने वाले उद्योग के एक जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ हैं। डायरेक्टर वांग के आने से पहले लीडिया आधे घंटे तक रिसेप्शन रूम में इंतजार करती है। सोने के फ्रेम वाला चश्मा, मुस्कान, विनम्र लेकिन दूरी बनाए हुए। मिस लिडिया, आपकी साख आपसे पहले यहां पहुंच चुकी है। मैंने सुना है कि आप एक सुरक्षित लोन की तलाश में हैं। लीडिया जबरन मुस्कुराती है और दस्तावेज सौंप देती है। हाँ डायरेक्टर वांग, ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग के मालिकाना हक के कागजात और हमारे वित्तीय विवरण हैं। बिल्डिंग की कीमत 80 मिलियन है। हम काम चलाने के लिए 50 मिलियन उधार लेना चाहते हैं। डायरेक्टर वांग दस्तावेज लेते हैं और उन्हें सरसरी तौर पर पलटते हैं, फिर उन्हें अपने बगल वाले लोन अधिकारी को दे देते हैं। पहले प्रारंभिक समीक्षा करो। लोन अधिकारी दस्तावेज लेकर चला जाता है। डायरेक्टर वांग लीडिया के लिए चाय डालते हैं। मिस लीडिया, मानक प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति के मूल्यांकन और क्रेडिट समीक्षा के लिए 3 से 5 कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है। अगर 2 सप्ताह के भीतर सब कुछ ठीक रहता है, लीडिया राहत की सांस लेती है। धन्यवाद डायरेक्टर वांग। डायरेक्टर वांग मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वह लीडिया को बाहर छोड़ते हैं, उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसके जाते ही वह मेरा नंबर डायल करते हैं। यंग मास्टर हान, लीडिया अभी सुरक्षित लोन के लिए आई थी। वही ऑफिस बिल्डिंग जिसका आपने जिक्र किया था। मैं सोफे पर पीछे झुककर बैठ जाता हूं। इसे मानक प्रक्रिया के तहत चलाओ। सुनिश्चित करो कि हर चीज की बारीकी से जांच हो। समझ गया। मैं उस बिल्डिंग के मालिकाना हक की स्थिति पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं फोन काट देता हूं और सारा को एक मैसेज भेजता हूं। कानूनी टीम को सतर्क कर दो कि मालिकाना हक के सभी दस्तावेज तैयार रखें। 3 दिन बाद लिडिया को बैंक से फोन आता है। प्रारंभिक समीक्षा पास हो गई है। वे उसे नोटरी किए हुए दस्तावेज लाने के लिए कहते हैं। राहत महसूस करते हुए वह लियो के साथ बैंक की ओर दौड़ती है। मीटिंग रूम में लोन अधिकारी अनुबंधों का एक ढेर सामने रखता है। मिस लिडिया, यहाँ लोन समझौता और गिरवी रखने का समझौता है। कृपया इनकी समीक्षा करें। लिडिया जल्दी जल्दी पढ़ती है। 50 मिलियन का लोन, 6% वार्षिक ब्याज, 3 साल की अवधि। वह हस्ताक्षर करने ही वाली होती है कि अचानक डायरेक्टर वांग दरवाजा खोलते हैं। रुकिए। लिडिया ऊपर देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। डायरेक्टर वांग अपनी सीट लेते हैं। उनका चेहरा गंभीर है। मिस लिडिया, हमारी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमने कुछ समस्याओं की पहचान की है। इस ऑफिस बिल्डिंग के पंजीकृत मालिक मिस्टर मार्कस हान हैं, आपकी कंपनी नहीं। हालांकि आपने संपत्ति हस्तांतरण समझौता प्रदान किया है, हमारे कानूनी सलाहकार के अनुसार वह समझौता केवल परिचालन नियंत्रण हस्तांतरित करता है, स्वामित्व नहीं। लीडिया पीली पड़ जाती है, लेकिन हम ही इसका उपयोग कर रहे हैं
और मार्कस इसे हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुए थे। मिस लिडिया सुरक्षित लोन के लिए बैंक मालिकाना हक के कागजात पर दिए गए नाम को मानता है। वह नाम मार्कस हान है। इसका मतलब है कि कानूनी रूप से यह बिल्डिंग उनकी है, जब तक वे व्यक्तिगत रूप से आकर गिरवी के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करते। हम इस लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते। लीडिया घबरा जाती है। डायरेक्टर वांग, हम समझा सकते हैं। मार्कस भले ही पंजीकृत मालिक हों, लेकिन उन्होंने प्रबंधन हमें सौंप दिया था। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन बैंक के अपने नियम हैं। हम लोन के जोखिम के लिए जिम्मेदार हैं। यदि संपत्ति के मालिक ने गिरवी रखने की सहमति नहीं दी है और बाद में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बैंक के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लीडिया निशब्द रह जाती है। लियो बड़बड़ाता है, क्या हम मार्कस को बुलाकर हस्ताक्षर नहीं करवा सकते? डायरेक्टर वांग लियो की ओर देखते हैं। यदि मिस्टर हान आने और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, तो वह आदर्श होगा। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है, मिस्टर हान अब आपकी कंपनी में कार्यरत नहीं है। वे शब्द लीडिया को बर्फ के ठंडे पानी की तरह लगते हैं। मार्कस को आने और हस्ताक्षर करने के लिए कहना, क्या वह कभी इसके लिए सहमत होंगे? डायरेक्टर वांग खड़े हो जाते हैं। मिस लिडिया, मेरा सुझाव यह है, वापस जाइए और मिस्टर हान से बात कीजिए। यदि वे गिरवी के लिए सहमत होते हैं, तो उन्हें मालिकाना हक के कागजात के साथ व्यक्तिगत रूप से लाएं और हम इसे तुरंत प्रोसेस कर देंगे। लीडिया वहां सुन्न खड़ी रह जाती है, पूरी तरह लाचार। मिस लिडिया, क्या हमें मार्कस को फोन करना चाहिए? लीडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह फोन करती है। फोन काफी देर तक बजता रहता है। आखिरकार वह जुड़ जाता है। स्पीकर से मेरी आवाज आती है, सुस्त और बिना किसी जल्दबाजी के। मिस लिडिया, अब क्या बात है? लीडिया अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए धीरे से सांस लेती है। मार्कस, कंपनी को काम चलाने के लिए लोन की जरूरत है। हमें बिल्डिंग को गिरवी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। हमें चाहिए कि तुम बैंक आकर साइन कर दो। लाइन पर सन्नाटा छा जाता है। फिर एक धीमी हंसी। मिस लिडिया, क्या यह कोई मजाक है? वह बिल्डिंग मेरी निजी संपत्ति है। भला मैं इसे कंपनी के लिए गिरवी क्यों रखूंगा? लिडिया अपने दांत पीसती है। क्या तुमने बिल्डिंग कंपनी को नहीं सौंपी थी? मैंने परिचालन अधिकार हस्तांतरित किए थे। निश्चित रूप से आप अंतर समझती होंगी। मार्कस, कंपनी इस समय बड़ी मुसीबत में है। कृपया मदद करो। मैं फोन काट देता हूं। लीडिया अपना फोन मजबूती से पकड़ती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। लियो धीरे से पूछता है, मिस लिडिया, अब हम क्या करें? लिडिया अपनी आंखें खोलती है और वे हताशा से भरी होती हैं। लोन रद्द हो जाता है। सप्लायर्स ऊंची कीमतों की मांग कर रहे हैं। हर्जाना चुकाने का समय आ गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति उठाने की कगार पर है और यह सब उसे एक मूर्खतापूर्ण फैसले की ओर ले जाता है जो उसने लिया था। लोन की उम्मीद खत्म हो गई है। लीडिया कुछ और सोचने के लिए मजबूर है। वह सीएफओ से कंपनी की हर उस संपत्ति की सूची बनाने को कहती है जिसे बेचा जा सकता है। वह आपातकालीन नकदी जुटाने के लिए उन्हें घाटे में बेचने की योजना बनाती है। जब वह हाथ पांव मार रही होती है, तभी मिस लिडिया, कुछ गंभीर हुआ है। कंपनी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। लिडिया झटके से खड़ी हो जाती है। क्या? यह फ्रीज कैसे हुआ? सीएफओ लैपटॉप उसकी ओर घुमाता है। मैंने अभी एक सप्लायर को फंड ट्रांसफर करने की कोशिश की। सिस्टम ने खाते को असामान्य बताकर रोक दिया। मैंने बैंक को फोन किया। उन्होंने कहा कि यह अदालत के आदेश से लगा फ्रीज है। लिडिया तुरंत डायरेक्टर वैंग को फोन करती है। डायरेक्टर वैंग, हमारी कंपनी का खाता अचानक फ्रीज क्यों कर दिया गया है? मिस लिडिया, स्थिति यह है, आपके लोन आवेदन की समीक्षा के दौरान हमने कई जोखिम संबंधी चिंताओं की पहचान की। आगे की जांच के बाद हमने आपकी कंपनी को पाया। हमारे पास यह मानने के उचित आधार हैं कि आपकी कंपनी की पुनर्भुगतान क्षमता में महत्वपूर्ण जोखिम है। लेकिन हमने हमेशा उन लोन का समय पर भुगतान किया है। हमने कभी कोई भुगतान नहीं छोड़ा। डायरेक्टर वांग आह भरते हैं। मिस लिडिया, शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है। आपकी कंपनी जो इतनी अनुकूल ब्याज दरें और क्रेडिट सीमाएं प्राप्त करने में सक्षम थी, वह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत क्रेडिट गारंटी के कारण थी। वित्तीय हलकों में मिस्टर हान के परिवार की बहुत बड़ी साख है। यही कारण था कि बैंक आपकी कंपनी को इतनी बड़ी क्रेडिट लाइन देने के लिए तैयार था। अब जब मिस्टर हान ने वह गारंटी वापस ले ली है, तो हमारे जोखिम प्रबंधन मानकों के अनुसार
आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ए से गिरकर सी हो गई है। लीडिया की हथेलियों पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसने गारंटी वापस ले ली। मिस्टर हान की कानूनी टीम ने औपचारिक गारंटी वापसी का अनुरोध प्रस्तुत किया और आपके द्वारा उनके खिलाफ किए गए अनुशासनात्मक रिकॉर्ड को सहायक साक्ष्य के रूप में प्रदान किया। समीक्षा के बाद बैंक ने निर्धारित किया कि मिस्टर हान का अनुरोध कानूनी रूप से वैध है और उनकी वापसी को मंजूरी दे दी है। लीडिया दंग रह जाती है। उसे कभी पता ही नहीं चला कि कंपनी के 3 शानदार साल पूरी तरह से मार्कस की व्यक्तिगत साख पर टिके थे। वे कम ब्याज वाले लोन, वे अनुकूल शर्तें, वे तेजी से मिलने वाली बैंक मंजूरियां, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मार्कस की वजह से था। डायरेक्टर वांग अपनी बात जारी रखते हैं। इसके अलावा आरण समझौते की शर्तों के अनुसार एक बार गारंटी वापस लेने के बाद बैंक को समय से पहले पुनर्भुगतान या अतिरिक्त संपार्श्विक कोलैटरल की मांग करने का अधिकार है। आपकी कंपनी को 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डायरेक्टर वांग, क्या हमें कुछ समय मिल सकता है? कंपनी के पास अभी वास्तव में धन की कमी है। डायरेक्टर वांग की आवाज ठंडी हो जाती है। मिस लिडिया, ये बैंक की नीतियां हैं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साथ ही जब तक आरण का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, बैंक के हितों की रक्षा के लिए खाता फ्रीज रहेगा। फ्रीज बरकरार रहेगा। कॉल खत्म हो जाती है। लीडिया अपनी कुर्सी पर गिर पड़ती है। फ्रीज खाते का मतलब है कि कंपनी का हर वित्तीय लेन देन पूरी तरह से ठप हो गया है। वे सप्लायर्स को भुगतान नहीं कर सकते, वेतन नहीं दे सकते, यहां तक कि बिजली पानी के बिल भी नहीं भर सकते। मिस लिडिया, हम क्या करें? परसों वेतन दिया जाना है और खाता फ्रीज है। लीडिया अपनी आंखें बंद करके बैठी है। उसकी कनपटी फड़क रही है। उसे आखिरकार समझ आ गया। मार्कस को बाहर नहीं निकाला गया था। वह अपनी शर्तों पर खुद बाहर गया था और जाने से पहले उसने चुपचाप कंपनी को थामने वाले हर एक स्तंभ को हटा दिया। उसे बस इंतजार करना था और आपकी कंपनी को बिखरते हुए देखना था। सीएफओ वापस आता है। मिस लिडिया, 2 और सप्लायर्स का फोन आया है। वे कहते हैं अगर हमने आज भुगतान नहीं किया तो वे मुकदमा कर देंगे। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी कहती है हमारा किराया 3 महीने का बकाया है। अगर हमने भुगतान नहीं किया तो वे ऑफिस खाली करा लेंगे। लिडिया की आंखें झटके से खुलती हैं। किराया? क्या हम मार्कस की बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? मिस लिडिया, वह बिल्डिंग केवल मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स के लिए है। अन्य 3 शाखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिसेस, सभी किराए पर हैं। लीडिया उठकर बैठती है। कंपनी पिछले 2 वर्षों में इतनी तेजी से फैली कि मुख्यालय पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कई बाहरी जगहें लीज पर ली थीं। तभी एचआर डायरेक्टर अंदर आता है। मिस लीडिया, हमारे पास पहले से ही कई कर्मचारियों के इस्तीफे आ चुके हैं। सभी मुख्य तकनीकी कर्मचारी। वे कहते हैं कि उन्हें यहाँ कोई भविष्य नहीं दिखता। लीडिया के चारों ओर कमरा घूमने लगता है। कर्मचारी छोड़ रहे हैं। सप्लायर्स नाता तोड़ रहे हैं। बैंक पुनर्भुगतान की मांग कर रहा है। खाते फ्रीज हैं। हर एक चीज एक जानलेवा प्रहार है और यह सब उस पर एक साथ गिर रहा है। लियो सावधानी से कहता है, मिस लिडिया, क्यों ना हम मार्कस से बात करें। अगर वह क्रेडिट गारंटी बहाल करने के लिए तैयार हो जाए तो बैंक को खाता अनफ्रीज कर देना चाहिए। लिडिया लियो की तरफ देखती है। वह अपनी नजरें झुका लेता है। लिडिया खड़ी होती है और अपने ऑफिस में टहलती है। वह जानती है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मार्कस के सामने गिड़गिड़ाना है। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी? वह कॉन्फ्रेंस रूम के उस दिन को याद करती है। कैसे उसने उसे नीचे दिखाया था और उससे चाबियां छीन ली थीं। कैसे उसने बिना एक शब्द बोले उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। सिर्फ इसे याद करने से ही उसके गले में कुछ फंसने जैसा महसूस होता है। लेकिन उसके पास विकल्प क्या है? इस गति से कंपनी एक सप्ताह के भीतर खत्म हो जाएगी। वह अपने दांत पीसती है। कार निकालो, हम मार्कस के पास जा रहे हैं। लियो आंखें झपकाता है। अभी? और कब? जब तक कंपनी दिवालिया ना हो जाए। आधे घंटे बाद लिडिया फिर से मेरे सामने वाले दरवाजे पर खड़ी होती है। इस बार वह किसी को साथ नहीं लाई। सिर्फ वह अकेली है। वह डोरबेल बजाती है। इंटरकॉम से मेरी सुस्त आवाज आती है। मिस लिडिया, फिर से आ गई। इस बार क्या बात है? लिडिया धीरे से सांस लेती है। मार्कस, मैं बात करना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए शांत रहता हूँ। किस बारे में बात? इस बारे में कि तुमने मुझे कैसे दंडित किया या तुमने मेरा हक कैसे छीना। लिडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है।
मार्कस, मुझे पता है कि मैं गलत थी। अपनी शर्तें बताऊं। कंपनी को जीवित रखने के लिए जो भी करना पड़े, मैं किसी भी बात पर सहमत हो जाऊंगी। इंटरकॉम से एक धीमी हंसी आती है, फिर सन्नाटा, एक लंबा सन्नाटा। लीडिया इंतजार करती है, इतनी देर तक कि उसे लगता है कि मैंने बात खत्म कर दी है। फिर अंत में मेरी आवाज आती है, पत्थर जैसी ठंडी। मिस लीडिया, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। लीडिया दरवाजे पर खड़ी बंद दरवाजे को घूरती रहती है। उसकी आंखें आखिरकार लाल हो जाती हैं। वह हार गई, पूरी तरह और बुरी तरह हार गई। मेरे दरवाजे से वापस आने के बाद लीडिया सुध बुद्ध खोकर घूमती है। कंपनी की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस्तीफों की झड़ी लगी है। सप्लायर्स के कानूनी नोटिस बर्फबारी की तरह आ रहे हैं। इस सारे शोर शराबे के बीच उसकी सेक्रेटरी सोने के अक्षरों वाला एक निमंत्रण पत्र लाती है। मिस लिडिया, यह जियांग चांग बिजनेस एसोसिएशन की ओर से वार्षिक गाला का निमंत्रण है। लिडिया इसे बमुश्किल देखती है। वह इसे फेंकने ही वाली होती है कि सेक्रेटरी जल्दी से कहती है, मिस लिडिया, इसमें बहुत सारे निवेशक और बिजनेस लीडर आते हैं। शायद वहां जाना फायदेमंद हो। आप भाग्यशाली हो सकती हैं। कोई वहां निवेश करने के लिए तैयार हो सकता है। लीडिया की आंखें चमक उठती हैं। अगर वह एक नया निवेशक ढूंढ लेती है तो कंपनी के पास अभी भी एक मौका है। वह तुरंत सेक्रेटरी को हां बोलने के लिए कहती है। एक विस्तृत फंडिंग प्रस्ताव तैयार करने में घंटों बिताती है। काला की रात लीडिया एक शार्प बिजनेस सूट में जियांग चांग के सबसे प्रतिष्ठित 5 स्टार होटल में दाखिल होती है। हाथ में प्रस्ताव है। भव्य हॉल टकराते हुए गिलासों और उद्योग के दिग्गजों से जगमगा रहा है। वह शैंपेन का गिलास हाथ में लिए भीड़ में किसी संभावित निवेशक को तलाश रही है। मिस लिडिया, बहुत समय बाद दिखे वह मुड़ती है। ये मिस्टर जांग हैं जिनके साथ उसने पहले बिजनेस किया है। मिस्टर जांग, आप भी यहाँ हैं। वे मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाते हैं, फिर अपनी आवाज धीमी करते हैं। मिस लिडिया, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी कुछ मुश्किलों से गुजर रही है। लिडिया का दिल बैठ जाता है। हम वर्तमान में फंडिंग के एक नए दौर की तलाश में हैं। यदि आप रुचि रखते हैं मिस लिडिया, मैं आपसे सीधा बोलूंगा। मैंने सुना है कि क्या हो रहा है। फ्रीज खाते, सप्लायर्स का पीछे हटना, ये छोटी समस्याएं नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि फंडिंग की बात करने से पहले अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझा लें। वे अपना ड्रिंक लेकर चले जाते हैं। लीडिया वहां खड़ी रह जाती है, चेहरा शर्म से जल रहा है। वह कुछ और लोगों से कोशिश करती है, हर बार वही प्रतिक्रिया। यह स्पष्ट है कि कंपनी की परेशानियां पूरे हलके में फैल चुकी हैं। कोई भी इस झमेले से कुछ लेना देना नहीं चाहता। जैसे ही वह हार मानकर जाने वाली होती है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर सिर प्रवेश द्वार की ओर मुड़ता है। लीडिया ठिठक जाती है। मैं गहरे नीले रंग का सिलवाया हुआ 20 पोक सूट पहनकर शांत और बिना किसी हड़बड़ी के अंदर आता हूँ। सारा एक शार्प प्रोफेशनल पोशाक में मेरे बगल में चल रही है। हाथ में टैबलेट है। वह पूरी तरह से एक टॉप टियर कार्यकारी सहायक की तरह लग रही है। बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष खुद आगे आते हैं, मुस्कुराते हुए। यंग मास्टर हान, आपकी उपस्थिति वास्तव में इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करती है। मैं नपातुला सिर हिलाता हूँ। आप बहुत दयालु हैं। अध्यक्ष मुझे वीआईपी क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। रास्ते भर लोग रास्ता बनाने के लिए हट जाते हैं, सम्मान में सिर हिलाते हैं। लीडिया भीड़ में खड़ी देख रही है, पूरी तरह से हैरान। यंग मास्टर हान, इनका क्या मतलब है? यंग मास्टर हान, वह आदमी जिसे उसने दंडित किया था। यहां उसके साथ राजघराने जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, डायरेक्टर वांग दिखाई देते हैं, मेरी ओर तेजी से आते हुए और सम्मानपूर्वक झुकते हुए। यंग मास्टर हान, आपने जो कुछ भी मांगा था वह सब पूरा कर दिया गया है। मैं उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों को लेता हूं और उन्हें सरसरी तौर पर देखता हूं। तकलीफ के लिए धन्यवाद। बिल्कुल नहीं। हान परिवार के लिए कुछ भी। वे आखिरी शब्द लीडिया को बिजली के झटके की तरह लगते हैं। हान परिवार। उसे याद आता है कि डायरेक्टर वांग ने पहले क्या कहा था कि मार्कस के परिवार का वित्तीय हलकों में बहुत बड़ा दबदबा है। उसने हमेशा यही माना था कि मार्कस कुछ संपर्कों वाला एक सामान्य व्यक्ति है। अब उसे दिखता है कि वह कितनी गलत थी। मिस्टर जियाओ भी पास आते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए। यंग मास्टर हान, बहुत समय हो गया। मैंने सुना है कि आपने एक नया उद्यम शुरू किया है। मैं मुस्कुराता हूं और सिर हिलाता हूं। मिस्टर जियाओ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं।
साथ काम करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। यंग मास्टर हान, लीडिया की तरफ का काम कैसा चल रहा है? लगभग पूरा हो गया। मिस्टर जियाओ समझदारी से सिर हिलाते हैं, आगे कुछ नहीं पूछते। पास खड़ी लिडिया हर शब्द सुन रही है और उसे खुद के ठंडे पड़ने का एहसास होता है। तो मिस्टर जियाओ का सप्लाई बंद करना शुरू से ही मार्कस द्वारा निर्देशित था। डायरेक्टर वांग का खाता फ्रीज करना भी मार्कस ही कर रहा है। हर एक चीज उसकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना थी। वह जाकर उसका सामना करना चाहती है, लेकिन उसके पैर जैसे शीशे से भर गए हों। तभी मेरी नज़र पूरे कमरे में घूमती है और उस पर टिक जाती है। हमारी आंखें मिलती हैं। मैं उसकी नज़र से नज़र मिलाता हूँ। लीडिया अपना मुंह खोलती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता। मैं अपनी नज़रें हटा लेता हूँ। मैं अपने बगल वाले बिजनेसमैन की ओर मुड़ता हूँ, हंसते हुए और आसानी से बातें करते हुए, जैसे मैंने उसे कभी नोटिस ही न किया हो। लीडिया को अपने आसपास के लोगों की नज़रें महसूस होती हैं। भीड़ में फुसफुसाहटें तैर रही हैं। क्या वह उस कंपनी की प्रमुख नहीं है? मैंने सुना है कि उसने यंग मास्टर हान को बाहर निकाल दिया। अविश्वसनीय। क्या उसे पता भी है कि वह कौन है? वह कंपनी तो अब खत्म है। जियांगचांग में आप हान परिवार से दुश्मनी मोल लें। आप समझो, खत्म हो गए। हर शब्द लिडिया को सुई की तरह चुभता है। उसे आखिरकार समझ आता है। मार्कस कभी भी केवल उसका सह संस्थापक या उसका वीपी नहीं था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह कभी छू भी नहीं सकती थी, और उसने अपने अहंकार में उसे दंडित किया। उसका हक छीन लिया और सोचा कि वह आगे निकल गई है। वह जाने के लिए मुड़ती है और सीधे लियो से टकरा जाती है। लियो भी यहाँ है और उसका चेहरा सफेद पड़ गया है, क्योंकि वह मेरी दिशा में घूर रहा है। मिस लीडिया, मार्कस, वह कौन है? वह क्या है? लीडिया एक कड़वी हंसी हंसती है। कोई ऐसा जिससे हमें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। लियो डगमगाता है, जैसे अपना संतुलन खो रहा हो। वह सोचता है कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में वह कितना घमंडी महसूस कर रहा था। कैसे उसने मार्कस पर आरोप लगाए थे। कैसे वह मार्कस के ऑफिस में शिफ्ट हो गया था। ठंडा पसीना उसकी पीठ से होकर बहने लगता है। काला चलता रहता है। लेकिन लीडिया और लियो के लिए यहाँ हर पल असहनीय है। वे होटल से चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, अपने पीछे हंसी और गिलासों के टकराने की आवाजें छोड़ जाते हैं। मैं फर्श से छत तक वाली खिड़की के पास खड़ा हूँ, हाथ में गिलास लिए नीचे शहर की रोशनी को देख रहा हूँ। मेरे होठों पर एक धीमी मुस्कान आती है। सारा मेरे पास आती है और बुदबुदाती है, सर, लीडिया चली गई है, उसे जाने दीजिए। शो तो अभी शुरू ही हुआ है, इतनी जल्दी क्यों? गाला के बाद लीडिया पूरी तरह घबराहट में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्कस के संपर्क इतने गहरे हैं, या उसने एक पूरे शक्तिशाली परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है। ऑफिस वापस आकर वह सो नहीं पाती। उसका दिमाग उस रात के हर सीन को बार बार दोहराता रहता है। अगली सुबह लियो चुपके से आता है और उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिस लीडिया, मेरे पास एक विचार है। चलिए, पहले हम हमला करते हैं। मैं कुछ पत्रकारों को जानता हूँ। हम एक खबर लीक करते हैं। कहो कि मार्कस ने वीपी रहते हुए कंपनी के व्यापारिक रहस्य उजागर किए, कि उसने जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया। एक बार कहानी चल पड़ी तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करनी होगी। लीडिया त्योरियां चढ़ाती है। क्या यह काम भी करेगा? खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस रफ्तार से कंपनी तो पहले ही मर चुकी है। क्यों ना एक कोशिश की जाए? शायद यह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दे। लीडिया काफी देर तक हिचकिचाती है। फिर वह सिर हिलाती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वह किसी भी चीज का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। लियो को हरी झंडी मिल जाती है। वह तुरंत कुछ टैबलॉइड पत्रकारों से संपर्क करता है, उन्हें पैसे देता है और एक खबर चलवा देता है। टॉप कंपनी वीपी बेनकाब गोपनीय फाइलों के साथ चुपके से निकल गया। रईस लड़के ने अपने पद का निजी लाभ के लिए फायदा उठाया। पोस्ट मेरे कंपनी में रहने के दौरान कथित कदाचार के बढ़ा चढ़ाकर बताए गए विवरणों से भरे हुए हैं। साथ ही संदर्भ से पूरी तरह हटकर चैट संदेशों के स्क्रीनशॉट भी हैं। लियो ऑनलाइन प्रतिक्रिया देखता है और मुस्कुराता है। मिस लीडिया, देखिए, यह पहले से ही फैल रहा है। एक बार जब यह गति पकड़ लेगा तो मार्कस के पास सार्वजनिक रूप से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर हम और खबरें डालेंगे, उसे बैकफुट पर रखेंगे। लीडिया पोस्ट्स को देखती है,
लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सा खटक रहा है। उसे लग रहा है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक वकील और 3 पुलिस अधिकारी सीधे लीडिया के ऑफिस में दाखिल होते हैं। लियो अधिकारियों को देखता है और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। क्या आप यहां किस लिए आए हैं? मिस्टर लियो, ये कोर्ट का समन और पुलिस जांच का वारंट है। आप पर मानहानि, जबरन वसूली और गबन का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग करें। लियो उछल कर खड़ा हो जाता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कभी किसी से जबरन वसूली कब की? सारा वकील को प्रोजेक्टर चलाने का इशारा करती है। स्क्रीन सबूतों से भर जाती है, एक के बाद एक दस्तावेज। पहला, बैंक रिकॉर्ड जो दिखाता है कि लियो ने सप्लायर से कुल 2 मिलियन युआन की रिश्वत ली। दूसरा, मार्कस के नाम के जाली हस्ताक्षर जो कंपनी के फंड को चुपके से डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए। सबूत का हर टुकड़ा स्पष्ट और अकाट्य है। केस पूरी तरह पक्का है। लियो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसका शरीर डगमगाने लगता है। ये आपको ये सब कहाँ से मिला? मिस्टर लियो, क्या आपको सच में लगा था कि आपने अपने निशान मिटा दिए हैं? कंपनी का वित्तीय सिस्टम व्यक्तिगत रूप से यंग मास्टर हान द्वारा बनाया गया था। आपके द्वारा किया गया हर लेन देन रिकॉर्ड पर है। यंग मास्टर हान ने अब तक आप जैसे छोटे खिलाड़ी की परवाह नहीं की थी। चूंकि आपने खुद को निशाना बनाया है, तो आगे जो होने वाला है उससे हैरान मत होइए। पुलिस आगे बढ़ती है और लियो के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। वह संघर्ष करता है और चिल्लाता है, लीडिया, मुझे बचाओ। तुम इस सब के बारे में जानती थी। तुमने ही मुझे यह करने के लिए कहा था। लीडिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती। लियो सही है। वह बिल्कुल सही है। वह हर रिश्वत और हर फर्जी रिकॉर्ड के बारे में जानती थी। इनमें से कुछ को उसने खुद चुपचाप मंजूरी दी थी। लेकिन अब वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? सारा लीडिया की ओर मुड़ती है। मिस लीडिया, बेहतर होगा कि आप जो भी कहें सोच समझ कर कहें। अगर आपने किसी को बचाने या अधिकारियों से झूठ बोलने की कोशिश की, तो आप पहले से ही जानती हैं कि आगे क्या होगा। पुलिस लियो को ले जाती है। ऑफिस में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। लीडिया अपनी कुर्सी पर गिर पड़ती है। कांपती उंगलियों से वह अपना फोन खोलती है। सच्चाई उजागर करने वाले और लियो के आपराधिक सबूत जारी करने वाले पोस्ट हर जगह हैं। कमेंट सेक्शन लियो और ली वेंचर्स पर हमलों से भरा पड़ा है। ऐसी कंपनी की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मार्कस के पीछे जाने की? ली वेंचर्स खुद ही हेरा फेरी करते हैं और उनमें दूसरे पर दोष मढ़ने की हिम्मत है। मिस्टर मार्कस को इस कचरा कंपनी ने सजा दी। ये सबसे खराब किस्मत है। लीडिया कमेंट्स को देखती है। कमरा उसके चारों ओर घूमने लगता है। उसने पलटवार करने के लिए जनमत का उपयोग करने की योजना बनाई थी। इसके बजाय उसने खुद को एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया है। कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो ग्राहक दुविधा में थे, वे एक एक करके हटने लगते हैं। यहां तक कि मुट्ठी भर बचे हुए कर्मचारी भी अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। सीएफओ अंदर आती है, उसकी आवाज कांप रही है। लीडिया, एक और सप्लायर ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने पहले ही समन भेज दिया है और बिजनेस ब्यूरो का फोन आया था। वे पूरी तरह से ऑडिट शुरू कर रहे हैं। लीडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो आंसू उसने रोक रखे थे, वे आखिरकार गिर जाते हैं। अब उसे समझ आता है, मार्कस को कभी उसका सीधे सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक छोटा सा धक्का लगा और उसने सालों में जो कुछ भी बनाया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वह अपना फोन उठाती है और कांपते हाथों से मेरा नंबर डायल करती है। ये काफी देर तक बजता है। आखिरकार मैं फोन उठाता हूं। मेरी आवाज शांत है। मिस लीडिया, कुछ चाहिए? मार्कस, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। कंपनी को छोड़ दो। लियो ने जो किया वह उसने अपने दम पर किया। इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मिस लीडिया, क्या आपको सच में लगता है कि इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? आप ही थीं जिन्होंने कहा था, नियम तो नियम होते हैं, क्या यह सही नहीं है? लीडिया अवाक है। मैं अपनी बात जारी रखता हूं, चिंता मत करो। मैं हमेशा व्यवसाय और व्यक्तिगत मामलों को अलग रखता हूं। लियो ने कानून तोड़ा, कानून उससे निपटेगा। जहां तक कंपनी की बात है, मैं आपको नक्शे से मिटाने वाला नहीं हूं। जब तक आप अनुबंध के तहत अपना एक एक पैसा चुकाती हैं, हमारा काम खत्म। मैं फोन काट देता हूं। लीडिया अपना फोन पकड़े वहां बैठी रहती है, पूरी तरह से थक चुकी है। जुर्माना, कर्ज,
कुल मिलाकर यह 50 मिलियन युआन से ऊपर है। उसके पास चुकाने के लिए बचा क्या है? कंपनी अब वेतन तक नहीं दे पा रही है। उसकी सेक्रेटरी दस्तक देती है और अंदर आती है। लीडिया, आपके लिए एक डिलीवरी है। लीडिया बिना सोचे समझे उसे ले लेती है। ये एक कोर्ट प्रवर्तन नोटिस है। मार्कस की कानूनी टीम ने अनुबंध उल्लंघन के दंड के रूप में 30 मिलियन युआन और संपत्तियों को तुरंत फ्रीज करने की मांग करते हुए एक औपचारिक मुकदमा दायर किया है। दस्तावेज लीडिया के हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर जाते हैं। वह जानती है कि अंत वास्तव में आ गया है। लियो की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद चांग चांग व्यापार जगत में एक विस्फोटक खबर फैलती है। हान कैपिटल ग्रुप आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। पंजीकृत पूंजी 5 बिलियन युआन। इसका कार्य क्षेत्र उन सभी मुख्य क्षेत्रों को कवर करता है जिनमें ली वेंचर्स काम करती है। यह घोषणा पूरे उद्योग में हड़कंप मचा देती है। जब लीडिया ये खबर देखती है तो वह अपने ऑफिस में दिवालियापन के कागजात छांट रही होती है। वह अपनी स्क्रीन पर हान कैपिटल ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट को घूरती है। उसका हाथ माउस पर कस जाता है। होम पेज बैनर पर एक बोल्ड लाइन लिखी है, पूंजी के साथ उद्योग को नया आकार देना, ताकत के साथ व्यापार के भविष्य को परिभाषित करना। सीएफओ भागते हुए अंदर आता है। लीडिया, हान कैपिटल ग्रुप ने अभी घोषणा की है कि वे हमारे द्वारा खोए गए हर एक क्लाइंट और प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं और उनकी कीमतें हमसे 30% कम है। लीडिया का सिर झटके से ऊपर उठता है। क्या 30% कम? क्या वे पागल हो गए हैं? वे उस कीमत पर मुनाफा भी नहीं कमा सकते? सीएफओ एक कड़वी मुस्कान देता है। उन्हें पैसा कमाने की परवाह नहीं है। उन्हें परवाह इस बात की है कि हमें पूरी तरह से बाहर धकेल दिया जाए। लीडिया अपनी कुर्सी में धंस जाती है। वह अब समझ गई है, मार्कस उसे पूरी ताकत से कुचलने वाला है। निश्चित रूप से अगले 1 सप्ताह के भीतर ली वेंचर्स के आखिरी कुछ क्लाइंट्स को भी हान कैपिटल ग्रुप द्वारा छीन लिया जाता है। न केवल उनकी कीमतें कम हैं, बल्कि उनकी सेवाएं बेहतर हैं, उनकी टीमें अधिक पेशेवर हैं। क्लाइंट्स के पास ना कहने का कोई कारण नहीं है। इससे भी बदतर, हान कैपिटल ग्रुप ली वेंचर्स की प्रमुख लाइनों को सीधे निशाना बनाते हुए कई क्रांतिकारी नए उत्पाद लॉन्च करता है। 2 गुना प्रदर्शन, आधी कीमत। मार्केटिंग मैनेजर एक प्रतियोगी विश्लेषण रिपोर्ट लेकर अंदर आता है। लीडिया, हान कैपिटल के नए उत्पाद नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं। हमारे उत्पाद उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका सप्लाई चेन एकीकरण भी मजबूत है। उनका लागत नियंत्रण हमारी तुलना में बहुत आगे है। लीडिया को अचानक एहसास होता है कि ये उत्पाद वे सभी प्रोजेक्ट थे जिन्हें उसकी अपनी कंपनी विकसित कर रही थी, लेकिन कभी फंड नहीं दिया। मार्कस ने बहुत पहले ही उनकी क्षमता देख ली थी जब वह कंपनी के साथ था। अब उसने उनमें से हर एक को जीवंत कर दिया है और उसे उसकी कल्पना से कहीं बेहतर तरीके से किया है। उसे अचानक एहसास होता है कि मार्कस कभी उस पर निर्भर नहीं था, वह उस पर निर्भर थी। सेल्स डायरेक्टर एक और रिपोर्ट लेकर आता है। लीडिया, हमारी मार्केट हिस्सेदारी गिरकर 5% रह गई है। इस रफ्तार से हम अगले महीने शून्य पर पहुंच जाएंगे। लीडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या कोई ऐसा क्लाइंट है जो अभी भी हमारे साथ काम करने को तैयार है? सेल्स डायरेक्टर सिर हिलाता है। कोई नहीं। बाजार में चर्चा है कि ली वेंचर्स के साथ काम करने का मतलब हान परिवार से दुश्मनी मोल लेना है। लीडिया एक कड़वी हंसी हंसती है। मार्कस को खुली धमकी देने की भी जरूरत नहीं है। जब तक हान कैपिटल ग्रुप अस्तित्व में है, कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। यह पूंजी की ताकत है। यह उस तरह का समर्थन है जिसे उसने कभी नीचा दिखाया था। इस बीच हान कैपिटल ग्रुप मुख्यालय में मैं एक वरिष्ठ नेतृत्व बैठक का नेतृत्व कर रहा हूं। सारा ली वेंचर्स का लाइव डेटा प्रोजेक्टर पर डालती है। सर, ली वेंचर्स की मार्केट हिस्सेदारी 5% से नीचे गिर गई है। क्लाइंट लॉस रेट 98%, स्टाफ टर्नओवर 85%। इस रफ्तार से वे 1 महीने के भीतर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उनकी सबसे मूल्यवान बची हुई संपत्तियां 3 मुख्य पेटेंट, एक 20 सदस्यीय तकनीकी टीम और उनके ऑफिस की इमारत के उपयोग के अधिकार हैं। मैं शांति से बोलता हूं, मुझे पेटेंट और टीम चाहिए। कानूनी विभाग से एक अधिग्रहण योजना तैयार करने के लिए कहें। कीमत को जितना हो सके उतना कम रखें। उनके पास अब कोई लाभ उठाने का रास्ता नहीं बचा है। समझ गई। इसके अलावा लीडिया पैसे जुटाने की कोशिश में इधर उधर घूम रही है। वह एक आखिरी लड़ाई लड़ना चाहती है। उसे करने दो। वह जितना अधिक जुटाएगी
उतनी ही बुरी तरह गिरेगी। फाइनेंस से कहें कि 50 मिलियन युआन नकद तैयार रखें। ली वेंचर्स की मुख्य संपत्तियों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता होते ही हम कदम उठाएंगे। मीटिंग के बाद मैं फर्श से छत तक वाली खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देख रहा हूं। सारा मेरे पास आती है। सर, लीडिया को आज फिर सबने मना कर दिया। मैं अपनी कॉफी उठाता हूं और एक चुस्की लेता हूं। जैसा कि अपेक्षित था, जांग जांग में कोई भी मेरी नाक के नीचे उसे फंड देने की हिम्मत नहीं करेगा। सारा हिचकिचाती है। सर, लीडिया आखिरकार आपकी कॉलेज की सहपाठी थी। क्या यह थोड़ा। मैं उसकी ओर देखने के लिए मुड़ता हूं। मेरी आंखें ठंडी हैं। सारा, तुम मेरे साथ काफी समय से हो और मेरे सिद्धांतों को जानती हो। जो वफादार हैं उनके लिए मैं सब कुछ दे देता हूं। जो मुझे धोखा देते हैं उन्हें मैं कोई दया नहीं दिखाता। सारा अपना सिर झुकाती है। मुझसे बोलने में चूक हो गई। मैं अपनी नजरें हटा लेता हूं और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगता हूं। जब लीडिया ने मेरे खिलाफ जाने का फैसला किया, तो क्या उसने एक बार भी सोचा था कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है? उसने अपना चुनाव किया और मैंने भी अपना। सारा सिर हिलाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक और बात, लियो से पूछताछ के परिणाम सामने आए हैं। उसने बहुत सारे सबूत दिए हैं कि लीडिया ने ही उसे खातों में हेराफेरी करने का आदेश दिया था। अभियोजक का कार्यालय पूछ रहा है कि क्या हम लीडिया के खिलाफ और आरोप जोड़ना चाहते हैं। अभी नहीं, उसे अभी और संघर्ष करने दो। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, तब हम हमला करेंगे। सारा जानबूझकर मुस्कुराती है। सर, आप सच में चाहते हैं कि वह तड़पे, है ना? उसने पूरी कंपनी के सामने मुझे अपमानित किया। उसने मुझ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। उसने मुझसे जुर्माना भरवाया। अब उसकी बारी है यह महसूस करने की कि वह कैसा होता है। तभी मेरी सेक्रेटरी दस्तक देती है और अंदर आती है। लीडिया नीचे है। वह कहती है कि वह आपसे मिलना चाहती है। मैं अपनी भौहें उठाता हूं। उसमें यहां आने की हिम्मत अब भी है। वह कहती है कि वह कंपनी की सारी संपत्ति सौंपने को तैयार है और बस आपसे उसे जाने देने की विनती कर रही है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। उसे इंतजार करने दो। नीचे लॉबी में लीडिया सोफे पर बैठी है, अपने बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए। वह पहले ही 2 घंटे इंतजार कर चुकी है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि मिस्टर हान एक मीटिंग में है। वह जानती है कि मार्कस उसे जानबूझकर इंतजार करवा रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह बस इंतजार करती है। 1 और घंटा बीत जाता है। रिसेप्शनिस्ट आखिरकार पास आती है। मिस लीडिया, मुझे खेद है, मिस्टर हान के पास आज आपसे मिलने का समय नहीं है। कृपया अपॉइंटमेंट लेकर किसी और दिन आए। लीडिया उछलकर खड़ी हो जाती है। मुझे उनसे मिलना ही होगा। कृपया। मुझे खेद है, मिस्टर हान का शेड्यूल पहले से ही पूरी तरह बुक है। लीडिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। बस 5 मिनट, मुझे बस इतना ही चाहिए। रिसेप्शनिस्ट अपना सिर हिलाती है और सुरक्षा कर्मियों को बुलाती है। लीडिया को इमारत से बाहर निकाल दिया जाता है। वह हान कैपिटल ग्रुप के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी होकर उस ऊंची इमारत को निहारती है। आखिरकार उसके आंसू निकल आते हैं। उसे अंततः समझ आ गया है। वह और मार्कस अब एक ही दुनिया के हिस्सा नहीं रहे। हान कैपिटल ग्रुप से ठुकराए जाने के बाद लीडिया के पास कुछ नहीं बचा है। कंपनी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती। सप्लायरों के मुकदमों का ढेर उसकी मेज पर लगा है। कोर्ट के प्रवर्तन नोटिस आ चुके हैं। उसके पास जो कुछ भी बचा है, उसे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। सीएफओ संपत्तियों की एक सूची लेकर उसके पास आती है। लीडिया, कंपनी के पास बेचने के लिए अब केवल ये 3 मुख्य पेटेंट, टेक टीम और कुछ ऑफिस उपकरण ही बचे हैं। मैंने कई खरीदारों से संपर्क किया है, लेकिन उनकी कीमतें बहुत कम हैं। लीडिया सूची के नंबरों को देखती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सीने में कोई चाकू घोंप रहा हो। उन 3 पेटेंटों को विकसित करने में कंपनी को 2 साल लगे थे। उनका बाजार मूल्य कम से कम 20 मिलियन युआन है। टेक टीम कंपनी की जान है। हर एक व्यक्ति को मोटी तनख्वाह पर रखा गया था। अब उसे यह सब मिट्टी के मोल बेचना पड़ रहा है। दर्द शब्दों से परे है, लेकिन उसके पास विकल्प ही क्या है? कंपनी रसातल में पहुंच चुकी है। वह अपने दांत पीसती है। कॉल करो। ऑपरेशंस मैनेजर हिचकिचाता है। लीडिया, एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा कीमत दे रही है। लेकिन लेकिन क्या? बोलो। ये एक कंपनी है जो हान कैपिटल ग्रुप की ओर से काम कर रही है। वे हर चीज के लिए 10 मिलियन युआन की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि अनुबंध पर आज ही हस्ताक्षर होने चाहिए। लीडिया सुन्न हो जाती है। 10 मिलियन युआन, ये बाजार मूल्य का आधा भी नहीं है।
लेकिन अन्य ऑफर इससे भी कम है, कुछ तो सिर्फ 5 मिलियन तक। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आवाज कांपती है। उनसे संपर्क करो, मैं साइन कर दूंगी। दोपहर 3 बजे लीडिया तय की गई लॉ फर्म में पहुंचती है और कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलती है। सारा टेबल के मुख्य स्थान पर बैठी है। उसके सामने अनुबंधों का ढेर लगा है। सारा एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाती है। मिस लीडिया, कृपया बैठिए। लीडिया बैठ जाती है, संयमित दिखने की पूरी कोशिश करते हुए। क्या अनुबंध तैयार है? सारा उन्हें मेज पर खिसका देती है। सब यहां है। 6 मिलियन युआन मूल्य के 3 पेटेंट, 3 मिलियन युआन मूल्य की टेक टीम, 1 मिलियन युआन मूल्य की अन्य सभी संपत्तियां, कुल 10 मिलियन युआन। लीडिया अनुबंध उठाती है। जब वह शर्तें देखती है तो उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। अनुबंध में लिखा है कि पेटेंट हस्तांतरण के बाद ली वेंचर्स और उससे जुड़े सभी पक्ष स्थायी रूप से उन्हीं क्षेत्रों में काम करने से प्रतिबंधित होंगे। टेक टीम को एक पूरी यूनिट के रूप में ट्रांसफर करना होगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और भुगतान 3 साल की अवधि में फैला हुआ है। यह भुगतान योजना बहुत कठोर नहीं है। मुझे अभी नकदी की जरूरत है। मिस लीडिया, क्या आप वास्तव में बातचीत करने की स्थिति में हैं? मुझे ईमानदार होने दीजिए। अगर मिस्टर मार्कस पुरानी बातों का ख्याल रखते हुए आप पर थोड़ी नरमी नहीं दिखा रहे होते, तो हम इतनी पेशकश भी नहीं कर रहे होते। बाजार में अन्य खरीदार इसे अधिकतम 5 मिलियन युआन तक ही रखते, वो भी एक बार में भुगतान के साथ, किश्तों में नहीं। लीडिया अपने होंठ काटती है और कुछ नहीं कहती। और मत भूलिए, आप पर मिस्टर मार्कस का अनुबंध उल्लंघन दंड के रूप में 30 मिलियन युआन, बैंक का 23 मिलियन युआन और सप्लायरों का 8 मिलियन युआन बकाया है। ये कुल मिलाकर 60 मिलियन युआन से ज्यादा होता है। आप वास्तव में किस चीज से भुगतान करने की योजना बना रही है? लीडिया पीली पड़ जाती है। सारा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकती है। उसका लहजा तिरस्कार से भरा है। मिस लीडिया, जब आपने मिस्टर मार्कस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, तब आप काफी शक्तिशाली व्यक्ति थी, है ना? पूरी कंपनी में घोषणा की गई, बोनस वापस लिया गया और उसके ऊपर 1,88,000 युआन का जुर्माना। और अब आपकी कंपनी की कीमत 200 मिलियन युआन से गिरकर 10 मिलियन रह गई है, यानी 20 गुना गिरावट। यह मिस्टर मार्कस से पंगा लेने की कीमत है।